फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डुगर। ईद उल अज़हा जो है वो चंद अयाम के बाद है और इसमें सबसे अहम चीज़ है गैस्ट्रोएंटाइटिस और ओवर ईटिंग के साथ साथ बहुत सारे ऐसे मरीज़ जो हैं वो अस्पतालों का रुख करते हैं, जबकि हम ये कहते हैं कि ईद पे मीम्स के अंदर भी आता है, वैसे भी ख़बरों में हम लगाते हैं कि इतने मरीज़ जो हैं वो रिपोर्ट हुए। मसला क्या था? ज़्यादा गोश्त खा लिया या उसको सही तरह डील नहीं किया या गर्मी की जो शिद्दत है उसको शायद एक मजाक के तौर पे लिया गया और रूटीन की लाइफ से हट के जो है वो गोश्त भी खाया गया और मौसम को भी लिया गया। जबकि इस वक्त शिद्दत है मौसम की, गर्मी की और हीट स्ट्रोक, उसके साथ साथ अब गोश्त का इस्तेमाल, इस सब के ऊपर माहिरीन से लेंगे। हम अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में मौजूद हैं और मेडिकल इमरजेंसी में हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर इरफान साहब मौजूद हैं। पहले दीगर माहिरीन मौजूद हैं, फिर डॉक्टर साहब से बात करेंगे तफसील से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इस वक्त ईद कुर्बान सर पे है, क्या कहती हैं कि ईद के ऊपर कौन से पेशेंट जो है वो ज़्यादा हॉस्पिटल में आते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि पेंडेमिक की सूरत हाल होती है कि अस्पतालों के अंदर रश होता है, लोग भाग रहे होते हैं, किसी को पेट दर्द है, किसी को कोई दर्द है, ये सारी मुतलका हैं, कह दिया जाता है गोश्त ज़्यादा खा लिया। क्या हकीकत है और कौन से पेशेंट ज़्यादा आ रहे होते हैं? जी, ज़्यादातर तो गोश्त जो है, एक तो ये है कि रेडमीट नो डाउट के ग़िज़ाइयत के अतबार से एक मुकम्मल ग़िज़ा है, लेकिन ये है कि ज़्यादा हर चीज़ का ज़्यादा खाना जो है वो नुकसान का बाइस ही बनता है। और हमारी आवाम जो है वो खाती भी इसी तरह है कि जैसे अब भी मिलना है और बाद में नहीं मिलना। और ज़्यादातर आवाम जो है वो इसीलिए ही आती है जो ओवर ईटिंग की वजह से आती है। उसकी वजह से डिस्पेप्सिया, बदहज़मी हो जाती है, हार्ट बर्न जो होता है, जलन, और बाद में एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस हैज़ा के साथ जो है डायरिया के साथ प्रेजेंट करते हैं, वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं। वो हर चीज़ जो है ओवर ईटिंग के साथ रिलेटेड है ज़्यादातर। ओवर ईटिंग के साथ और साथ में जो है प्रॉपर्ली कुक नहीं होता जो है गोश्त, ठीक है। उसके लिए ये है कि अगर आप लोगों ने इन सब चीज़ों से बचना है तो उसके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, वो आप अपनाएंगे तो उससे बच के रहेंगे। एक ये है कि वक्फे से खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, और खाने के साथ जो गोश्त को आपने अच्छी तरह पकाएं, हल्की आंच पे पकाएं, धीमी आंच पे, और ढक कर पकाएं। और उसके साथ गोश्त के खाने के साथ आप सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल करें, नींबू का इस्तेमाल करें, पोर्शन वाइज में डिवाइड करें, पोर्शन में सैलड भी साथ लें और गोश्त भी साथ लें, और इसके साथ चाय या कॉफ़ी लें। वो इसमें ये है कि इसमें फौलाद की तादाद भी ज़्यादा। वो जो एक गोश्त खाया, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक्स का भरमार कि ये हजम करने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स अब वो नहीं सॉफ्ट करना। ड्रिंक्स उसके है कि एक गिलास पानी लें, उसके अंदर नींबू निचोड़ के अगर आप पिएंगे तो वो उसके हजम में करने में ज़्यादा मददगार साबित होगा। इससे बेहतर है कि आप कोल्ड ड्रिंक्स पिएँ। तो आप क्या समझती हैं कि मरीज़ों की तादाद बढ़ना, ऊपर से गर्मी भी है, गर्मी इसके अंदर कितना सरप्लस अपना हिस्सा डालेगी? क्योंकि गोश्त है वो ज़िबा हुआ है, वो कितनी देर तक वहाँ ज़िबा करके रख सकते हैं कि उसे फ़ौरन कोल्ड स्टोरेज एरिया में रखा जाए, फ्रिज वगैरह में रखे जाए, या उसे ठंडे पानी में भिगोया जाए? क्या इस्तेमाल किया जाए कि ये गर्मी की शिद्दत में अब कमो बेश 1-1.5 घंटा कुर्बानी को लग जाता है और वो गोश्त खुले आसमान तले या जो तपिश है वो लू तो चल रही है, अब ओपन स्पेस में कहीं भी रखेंगे वो ज़िबा करते हुए उसकी हवा भी आ रही है। ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। एक तो ये है कि कुर्बानी का वक्त सुबह फजर के बाद फ़ौरन कुर्बानी की कोशिश करें। एक तो ईद की नमाज़ जल्दी करें ताकि कुर्बानी जल्दी की जा सके। और गोश्त का ये है कि टेम्परेचर गोश्त बाहर जल्दी नहीं रहता, फ्रीज़र का इंतज़ाम रखें, और जैसे ही साथ साथ गोश्त का कटिंग हो साथ साथ ही उसको फ्रीज़र में रखी जाए। और बोटी का साइज़ थोड़ा सा छोटा रखें ताकि जो आपने स्टोरेज भी करना है उसका जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म रहे। हम लोग बहुत ज़्यादा पीसेस भी पूरी रानें रख देते हैं कि स्टोरेज करने के लिए, वो उसका जो टेम्परेचर है वो अंदर तक बिल्कुल इक्वल नहीं रहता। वो ऊपर से टेम्परेचर और होता है, नीचे को और उसका टेम्परेचर और होता है। जो बैक्टीरिया हैं वो ग्रोथ कर जाते हैं, फिर हम दोबारा जब उसको निकालते हैं, बारबेक्यू प्लान कर लेते हैं बाद में, तो वो जो बैक्टीरिया ग्रोथ हुए होते हैं तो बाद में फिर हमें फूड पॉइजनिंग के साथ भी पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल में। तो इस वजह से साथ ही साथ उसको स्टोरेज के लिए, प्रॉपर स्टोरेज के लिए फ्रीज़र साथ रखें। और साथ में ये है कि जो मैंने पहले बताई हैं वो एहतियाती तदाबीर करें तो बच सकते हैं इन सब चीज़ों। बच सकते हैं। एक डॉक्टर साहब ने बात की, मैं उसे थोड़ा सा आगे ले चलूँगा। ये पूरी रानें तो वैसे रखनी नहीं है क्योंकि बेसिकली गोश्त के 3 हिस्से हैं, एक अपने अजीज़ों करबा में, एक मुस्तहकीन में और एक अपने घर। ये मत करें कि आप पूरी रान अपने हिस्से में रख के फिर 2 हिस्से करें, ऐसे ना तो कुर्बानी का एसार का वो जो भाईचारे का जज्बा वो भी ख़त्म हो जाएगा और कुर्बानी का असल मकसद जो है वो भी फौत हो जाता है कि ये है बांटना। ये नहीं है कि साल में आपने कर ली तो आपने एक बार खा के इसे फ्रीज़ कर लेना है, फ्रीज़र भर लेने हैं, बल्कि आप इसे मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करें। ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा और दूसरों के लिए भी, क्योंकि वो लोग जो अभी भी कुर्बानी के मौके पर गोश्त नहीं या कुर्बानी नहीं कर पाते उन तक ये पहुँचाएँ। जो असल मकसद है सुन्नत इब्राहिमी का, वो पूरा किया जाए। प्रोफेसर डॉक्टर इरफान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं।
बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बदहज़मी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट हो रही होती हैं, आप इस सब को कैसे देखते हैं कि गोश्त को स्टोरेज करना, उसे कुक करना और उसकी ख़ास तौर पे जो कसाई का प्रोसीजर है, ये अयाम बड़े कीमती हैं जिनको शायद हम बहुत नॉर्मल लेके जो मर्ज़ी कसाई, जैसे इन्होंने कहा फजर के बाद तो कसाई मिलना वैसे ही एक ख्वाब होता है, फिर उसे जो ज़िबा करना है वो खुले आसमान तले लगे होते हैं, कोई जानवर भाग के जहाँ गया वहीं छुरी फेर ली। ये सब कितना ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारे पूरे हेल्थ सिस्टम को? जी बिल्कुल ठीक बात है। जहाँ तक एक इस्लामी तरीका है तो हमारे ज़िबा किया जाता है और कुर्बानी में हम ज़िबा करते हैं सुन्नत इब्राहीमी के मुताबिक। जब किसी भी जानवर को ज़िबा कर दिया जाता है तो उसका ब्लड उसी वक्त निकल जाता है और तकरीबन चंद मिनट में 1 से 2 मिनट में उसके जिस्म से खून ख़त्म हो जाता है। इस वजह से जो फ्रेश हमारा गोश्त है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि फ़्रेश जब यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा सख्त होगा, प्री राइगर की वजह से, एक मेडिकल टर्म है प्री राइगर, उसकी वजह से सख्त होगा, टेस्ट उसका कम होगा और उसको हज़म करना थोड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, मुझे आज समझ आया। मैं कहता हूँ कि ये जो कुर्बानी वाला गोश्त होता है, फ़ौरन को इसमें वो टेस्ट नहीं होता जो हम रूटीन में खा रहे होते हैं। वो इस वजह से नहीं होता, वो हज़म करना भी मुश्किल होता है। आप देखेंगे कि वो गोश्त खाते हैं तो उसमें हज़म करने में भी आपको मुश्किलात आती हैं, तो स्लो डाइजेशन होती है। इस वजह से बेहतरीन तरीका ये है कि 2 से 8 घंटे तक गोश्त को रखें, उसके बाद पकाएंगे, उसका टेस्ट भी होगा, टेंडर भी होगा, स्पाइसी भी होगा, सारा उसके मुताबिक होगा। दूसरा मसला है कि कसाई का, आप हमेशा जब भी कोई अपना जानवर करवाना है तो एक अच्छे कसाई का इंतखाब करें, क्योंकि अच्छे कसाई को गोश्त करने का तरीका आता है। जो दूसरा है वो गोश्त को एक तो ख़राब करेगा, दूसरा उसको गंदा कर देगा और उसमें जरासीम के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अच्छा, यानी कि कसाई के गोश्त करने के अंदर भी ये चीज़ें हैं? बिल्कुल, कसाई के गोश्त करने के अंदर भी ये चीज़ें होती हैं। जो अनाड़ी होता है वो बिल्कुल गोश्त का बेड़ा गर्क कर देता है, वो आपकी सेहत के लिए भी नुकसान दे देता है और गोश्त का रो भी नहीं होता और आप उसको देखते हैं और सारे लोग भी देखते हैं कि गोश्त अच्छे तरीके से नहीं किया हुआ। दूसरे नंबर पे, आप जब गोश्त का इस्तेमाल करें तो उसमें कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। ये ज़हन में रखें, अगर आप कोल्ड ड्रिंक भी लेंगे, गोश्त का इस्तेमाल भी करेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह होता है। और जो हमें मुख्तलिफ़ एजेंसियाँ रिकमेंड करती हैं वो कहती हैं 18 औंस गोश्त 1 हफ़्ते में खाना चाहिए मैक्सिमम। और याद रखें कि हम कुर्बानी में रेड मीट करते हैं। रेड मीट में 3 चीज़ें हैं, कोलेस्ट्रॉल है, अनसैचुरेटेड फैट्स है और नमक है। अब ये तीनों चीज़ें आपके दिल के बीमारी का बायस भी बनती हैं, ब्लड प्रेशर का भी बनती हैं और अगर शुगर है तो उसमें भी नुकसान दे देती हैं। और यहाँ मैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि जो जिगर के आर्जे में मुब्तला अफराद हैं उनको गोश्त इंतहाई कम मिकदार में खाना चाहिए। अगर वो ज़्यादा मिकदार में खाएंगे तो वो बेहोशी में चले जाएंगे, जिसको हम हेपेटिक एनकेफेलोपैथी कहते हैं। और एमरजेंसी के बाद हमारे कई जिगर के मरीज़ बेहोशी के साथ आ जाते हैं और उनमें सिर्फ एक वजह होती है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल किया होता है। इसके अलावा जो यूरिक एसिड के, जिनमें यूरिक एसिड ज़्यादा है, वो भी यूरिक एसिड का इस्तेमाल कम करना चाहिए। ठीक है, तो यूरिक एसिड जब ज़्यादा होगा और आप गोश्त इस्तेमाल करेंगे तो ये और ज़्यादा होगा और ये आपके जोड़ों में तकलीफ़ का बायस बन सकता है। तो ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो कि हम इसमें अपना सकते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, जब गोश्त आपने भी बताया कि एक तो कसाई वाला सब कुछ, अब जो आपने फ्रीज़ वाला बताया कि अमूमन हमारे ये होता है कि हम दुकान से जब नॉर्मल डेज़ में लेके आते हैं तो डेफिनेटली वो ला के हमने रखा होता है, कल या शाम तक मेहमान आने पका लेंगे, इसलिए आई थिंक सो ज़्यादा होता है। लेकिन ये कितना ज़रूरी है कि जब गोश्त आपका हो रहा है इस वक्त, धूप का असरात कितने हैं और हीट स्ट्रोक कितना अफेक्ट करेगा कि हम गोश्त तो कर लिया, खा भी लिया, फिर उसके बाद या तो फ़ौरन लेट गए या बाहर किसी को मिलने चले गए, दोनों जो टाइप्स हैं इसके अंदर कितना इफेक्ट होता है? क्या गोश्त खा के या फ़ौरन ईटिंग करके आप लेट सकते हैं, जबकि उसकी जो मेटाबॉलिज्म है आपका इतना हैवी गोश्त को उस वक्त एब्जॉर्व कर लेगा? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया। अब गर्मियों में अगर आप ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा गोश्त बेसिकली प्रोटीन है और जब प्रोटीन यूरिन के रास्ते खारिज होगी जो तो गुर्दे मुतासर करती है। और अगर गर्मी में आप बाहर निकल के साथ डिहाइड्रेशन होगी और गोश्त का इस्तेमाल भी ज़्यादा कर रहे हैं तो ये गुर्दों के लिए इंतहाई नुकसानदेह। और जहाँ तक आपने फ्रिज की बात की, याद रखें 2 घंटे से ज़्यादा इस गर्मी में गोश्त बाहर नहीं रखना, अदरवाइज़ उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाएगी और वो बीमारियों का बायस बनता है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, गोश्त छोटे पैकेट में जो आपके डेली यूज़ में है उसमें फ्रीज़ करना है।
अगर आप बड़े पैकेट में फ्रीज़ करेंगे तो आपने एक दफ़ा उसको डीफ्रोस्ट कर लिया, एक दफ़ा फ्रीज़र से निकाल लिया, दोबारा नहीं रखना। अगर दोबारा रखेंगे तो वो आपके लिए इंतहाई मुज़र सेहत है। वो ना सिर्फ आपकी अंतड़ियों में प्रॉब्लम का बाइस बनेगा, इसके अलावा भी कई बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन की बीमारियाँ हैं वो भी आ जाएंगी। अच्छा, एक और चीज़ है कि पका के कुछ खा लिया और बाकी फिर खुला अंदर रख दिया, ढका भी नहीं जाता। तो इस पे क्या है, ढकना ज़रूरी है? अगर ढकने के बगैर भी रख देंगे तो वो भी अफेक्ट हो सकता है, बैक्टीरिया जो फ्रिज के अंदर होते हैं अफेक्ट कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। जहाँ तक FDA ने अप्रूव किया है, जो कि मेजर अथॉरिटी है अमेरिका में, वो ये कहते हैं कि अगर आपने रोस्ट किया है या स्टेक्स बनाए हैं तो अगर आपका टेम्परेचर 4 डिग्री से कम है फ्रीज़र का, तो आप 6 महीने तक फ्रीज़ कर सकते हैं। और अगर ये अनकुक्ड फूड है, ये कुक्ड फूड की बात, अगर अनकुक्ड फूड है और उसको आप फ्रीज़ करना चाहते हैं तो 4 डिग्री से कम, अगर 4 डिग्री से कम टेम्परेचर है तो आप 6 माह से 1 साल तक ये गोश्त फ्रीज़ कर सकते हैं, इस शर्त पे कि वो डीफ्रोस्ट ना हो। यहाँ पर बिजली जाती है, जब बिजली जाएगी आपके पास अल्टरनेटिव बंदोबस्त नहीं है तो वो डीफ्रोस्ट हो जाएगा और उसके बाद वो बैक्टीरिया की ग्रोथ है। जब भी गोश्त एक दफ़ा डीफ्रोस्ट हो गया, उसकी बर्फ़ पिघल गई, उसी वक्त आपको सारा यूज़ करना पड़ेगा, उसको पकाना पड़ेगा। अदरवाइज़ दोबारा उसको अगर फ्रीज़ करेंगे तो ये एक बीमारियों का घर होगा, ये एक गोश्त नहीं होगा। ये गोश्त नहीं होगा, बीमारियों का घर होगा। बहुत आम बात की। और इन गर्मियों का अयाम में जब आंधियाँ भी चलती हैं और लाइट भी हमारी ऑफ एंड ऑन चले जाती है, तो इस दौरान आपकी जो फ्रिज का ब्रेक डाउन होना है वो पूरे प्रोसीजर को तोड़ देता है। उस टूटने के दरमियान आपके पास बैकअप नहीं है और वो आपका गोश्त जो है वो अब आपको इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। और हम उसी को अगर दोबारा फ्रीज़ कर लेते हैं तो बीमारियों का मौजूद है। डॉक्टर साहब ने कहा कि वो बीमारी है, कोई गोश्त नहीं है। इसलिए बड़ा एहतियात करनी है कि आपने फ्रेश रेड मीट खाना है तो उसको कैसे करना है और उसका कैसे इस्तेमाल करें। ये नहीं है आप उठाएं और वैसे ही उस टेम्परेचर के अंदर 2-2 घंटे बाहर रखें, फिर कुक करें और फिर ऊपर से कोल्ड ड्रिंक्स पिएँ और फिर लेट भी जाएँ और फिर बाहर गर्मी में जाएँ। यानी कि आप जिस्म का वो सब इम्तिहान ले रहे हैं जो शायद आपको नहीं लेना चाहिए। और ख़ास तौर पे मरीज़ हज़रात जिनको डॉक्टर साहबा ने बताया कि उनको ख़ास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। भाई नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब बात करें ईद कुर्बान के हवाले से तो डाइट बहुत ज़रूरी। माहिरीन हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद थे जो कि हमें ये बता रहे थे कि गोश्त ख़ास तौर पे जो रेड मीट है, आप कुर्बानी के फ़ौरन बाद जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर कितने ज़्यादा मुज़र चीज़ें होती हैं जो हमें अफेक्ट कर सकती हैं। फिर 2 घंटे इस गर्मी के अंदर शिद्दत में 2 घंटे तक भी गोश्त को आप ऊपर नहीं रख सकते, जबकि हम ज़िबा करते हैं तो 1-1.5 घंटा सिर्फ गोश्त करने में लग जाता है और हम सोच रहे होते हैं कोई बात नहीं, ऊपर पंखा चल रहा है, काम चल जाएगा। लेकिन बैक्टीरिया एक्टिवेट होता है और हमें नुकसान करता है। लेकिन जो डाइटिशियन है, जो न्यूट्रिशन है और जो माहिर ग़ज़ाइयत हैं वो इसके ऊपर क्या कहते हैं। डॉक्टर हफ्सा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मारूफ माहिर ग़ज़ाइयत हैं आप, क्या समझती हैं कि ईद कुर्बान आ गई है? पहले तो 3 हिस्सों में बांट के जिसका हक़ है उस तक पहुँचाना चाहिए, फिर अपना हक़ जो है वो ये नहीं है पूरी रान ही रख के कहें ये मेरा हिस्सा है और माड़ा हिस्सा किसी और को दे दें। आप क्या समझती हैं कि ईद कुर्बान पे हॉस्पिटल्स भर जाते हैं, दूसरे तीसरे दिन ओवर ईटिंग, बहुत सारी गैस्ट्रोएंटाइटिस के मरीज़ चल जाते हैं, इसमें कितना ज़्यादा असर है ओवर ईटिंग का, गलत खाने का, गलत टाइम पे खाने का, और ये जो गर्मी है ये कितनी इफ़ेक्ट करेगी? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो सबसे पहले बात कि जो हमारा गोश्त होता है ना ये एसिडिक होता है, नेचर इसकी जो होती है ना वो तेज़ाबी वाली होती है। तो दूसरे तीसरे दिन नहीं हॉस्पिटल भरते, हॉस्पिटल उस शाम को ही भरना शुरू हो जाते हैं। आप अक्सर देखें कि छोटे बच्चे, एक तो जैसे थोड़ा सा खुशी होती है ना कि घर में मीट है और हम थोड़ी सी पाकिस्तानी और हमें बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करने की आदत है, और बहुत सारी फैमिलीज़ जैसे कि कुछ इस तरह के सफ़ेद पोश लोग हैं जो सारा साल मीट नहीं खाते और उनको इंतज़ार होता है कि ईद आए और अवेलेबल होता है। तो वही कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो वो बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है वो खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो पेट जल्दी सबसे पहले ख़राब होता है। क्योंकि जो मीट है इसको डाइजेस्ट होने में ना, अपने आपके मैदे को इसको हज़म करने के लिए वक्त चाहिए होता है, बहुत सारा वक्त चाहिए होता है। कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम आपको रिक्वायर्ड है कि आपने खाने के बाद ऊपर से मीट नहीं खाना और कितनी मिकदार में खाना है। और दूसरी चीज़ जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपने उस दौरान पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। ऑलरेडी गर्मी है, जैसे आपने अभी डिस्कस किया कि गर्मी में जो है वो बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जैसे
आप जितनी देर आपका गोश्त बन ही रहा है उतनी देर ही गर्मी में जो है वो बहुत सारे जरासीम उसको लग गए हैं और उसके बाद हमने पकाया है या फिर हमने खाया है, कहीं ना कहीं अगर वो बैक्टीरिया एक्टिव रहता है। इस वजह से अगर वो कुक्ड अच्छे तरीके से ना हो तो उसमें जो लेस कुक्ड रह जाता है ना, अच्छे तरीके से कुक नहीं होता, उसमें बारबेक्यू मीट भी आ जाता है। जब हम घरों में बारबेक्यू करते हैं और हम उसको कोयले पे पकाते हैं तो बल्कि मैं अभी मैं माज़र कट कर रहा हूँ, मैं यही डॉक्टर साहब से पूछ रहा था कि हम अपने दोस्तों को कहते हैं यार तुम मेरी तरफ आ जाओ मैं खुद बनाऊंगा, और हमें ये नहीं पता होता ये कुक हुआ या नहीं। अच्छा खाते हो कैसे कहते हैं थोड़ा या कच्चा रहेगा कोई नहीं खा लेते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा साल्मोनेला एक्टिव होता है जिसमें बहुत ज़्यादा फूड पॉइजनिंग के चांसेस होते हैं, और इस तरह की फूड पॉइजनिंग होती है जो कि 14 से 21 दिन तक लास्ट करती है, जो उसकी वजह से एक्टिव होती है। तो कभी भी आपने जो गोश्त है ना उसको कम कुक नहीं खाना। सबसे पहले जो खाना है उसको अच्छे तरीके से जो है वो पकाना है। दूसरा मिकदार का बहुत ज़्यादा अच्छा एक और इसमें कि ख़वातीन हमारे घर की जो घरेलू ख़वातीन है उनको ये कहा जाता है कि इसको ज़रा कुकर में डाल के जल्दी जल्दी हीट दिलाओ ताकि गल जल्दी जाए। क्या ये तरीका भी सही है जो उसे प्रॉपर जो नॉर्मल वे है वैसे गलाया जाए, या ये जो हम टोटके या तुक्के लगाते हैं गलाने के लिए लगाए जा सकते हैं? मैं बताती हूँ कि जो गलाने के लिए बहुत सारे पाउडर्स मिलते हैं, आर्टिफिशियल पाउडर्स हैं, वो नुकसानदेह हो सकते हैं। बहुत सारी फीमेल्स हैं जैसे जी बारबेक्यू कट करना है ऑलरेडी उसको वो वाला स्पेसिफिक जो है वो पाउडर लगा के रख दिया, उसमें कचरी पाउडर है, कुछ पपीता पाउडर्स के नाम से। अगर तो कच्चा पपीता आप लगाते हैं सिर्फ वो नुकसानदेह नहीं है, लेकिन अगर आप किसी किस्म का प्रोसेस्ड हुआ हुआ पाउडर लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और दूसरा कुकर में आप गला सकते हैं, उसका ऐसा कोई नुकसान नहीं है। आपको अच्छे तरीके से उसको कुक करना है, लेकिन अगर आप उसकी अच्छी प्रोटीन बनाना चाहते हैं, कोई यखनी वगैरह बना रहे हैं, तो वो आप उसको नॉर्मल जो है तरीके से पकाएं 3 से 4 घंटे के लिए। अगर आप यखनी और अगर आप हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि आपको शोरबा चाहिए, उसमें पूरी प्रोटीन की मिकदार आए, उसमें सारे अमाइनो एसिड्स आ जाएं, तो फिर आप उसको जो है वो 4 से 5 घंटे रख के पकाएं ताकि जो यखनी है उसमें सारे अमाइनो एसिड्स आ जाएं और आप उसको सेहत जो है वो आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा ये जो गोश्त है ये जब ज़िबा हो रहा है 2-3 घंटे लग जाते हैं एक बकरे के ज़िबा होने में, बछड़े के से ज़्यादा, इसे फ़ौरन कुक कर लिया जाए या इसे पानी में भिगोया जाए, किसी लिक्विड में भिगोया जाए, या फ्रिज या फ्रीज में किया जाए कुछ वक्त के लिए, इस पे क्या कहेंगे? टेम्परेचर कम में ही इसको रखना चाहिए, फ्रीज तो ना करें। जिनका हक है उन तक एज सुन एज पॉसिबल जो अपना हक चले जितनी जल्दी जिसका हिस्सा है जितनी जल्दी हो सके उसको डिस्ट्रीब्यूट आप कर दें एज सुन एज पॉसिबल, और कोशिश करें कि उसको कम टेम्परेचर पे रखें और पानी में भिगो के मीट जो है उसको ना रखें। और जब कर रहे होते हैं मुँह में तब भी कसाई बहुत ज़्यादा पानी लगा रहे होते हैं, क्या कसाई का गोश्त करने के ऊपर भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ सकते हैं कि अगर मीट सही नहीं? हाइजीन जो है, हाइजीन प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो बंदा मीट काट रहा है उसके हाथ किस तरह के हैं, या जो उसने टूल्स यूज़ किए हैं, जो छुरी है वो किस तरह की है, आपका माहौल किस तरह का है। बड़े मज़े की बात है, हमारे यहाँ ना हमारे नेबर्स होते थे, हम हंसते होते थे, वो सारे जहान की जो गंदी बेडशीट्स होती थी वो संभाल के रखते होते थे कि इनको आपस में जो है वो नहीं मिलते थे, वो थैले से उनको आपस में जो सिलाई करके और वो पूरा उसका पल्ली बना ली, हाँ शायद इस तरह की कोई टर्म यूज़ करते, पल्ली बना के रखते होते थे कि इस पे जो है वो हमने मीट, और वो यूरिया खाद की बोरियां होती है, और वो इतनी ज़्यादा अनहाइजीनिक प्रैक्टिस है कि आपने पहले अगर कोई छुरी यूज़ की है वो आपकी साफ़ नहीं है, और अब वो पल्ली जो सबसे गंदी है उस पर आप मीट रख रहे हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि जब काटना है वो वाले आपके टूल साफ़ सुथरे हों, और दूसरा जिस पे आपने मीट रखना है कोशिश करें कि वो सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा हो। अगर आप किसी कपड़े पे रख रहे हैं या कोशिश करें कि उसको डायरेक्ट बर्तन में डालें, जैसे जैसे आप मीट काट रहे हैं कोई बड़ा जो है वो स्टील का बर्तन लें, टब होते हैं बड़े बड़े, उसमें डायरेक्ट जो है उसको रखें। और कितना मिकदार खाई जा सकती है? ये डिपेंड करता है। मैं तो मीठी पर्सन हूँ, मैं तो पूरी प्लेट भी बोटियों की खा सकती हूँ। हर डिपेंड करता है हर बंदे पे, आप कितना डाइजेस्ट कर सकते हैं एक टाइम पे वो। हाँ, ये है कि आपने साल या 6 महीने से कुछ खाया ही नहीं है, हाँ, आप एकदम पूरी प्लेट खाएंगे वो डाइजेस्ट नहीं होगी। अगर एक बंदा प्रोटीन ऑलरेडी खा रहा है, अच्छे मिकदार में डाइजेस्ट कर रहा है, तो वो अपने हिसाब से देखे। बाकी एक टाइम पे कोशिश करें, अगर नॉर्मली आपके बच्चे हैं वो 3 से 4 बोटियाँ खाएं, 3 से 4 बोटियों से ज़्यादा आपके बच्चे ना खाएं, और अगर आप एक एडल्ट हैं तो आप मैक्सिमम 5 से 6 जो बोटियाँ हैं इतनी खाएं, इससे ज़्यादा ना खाएं। और दूसरा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, नींबू पानी ज़्यादा पिएं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको एसिडिटी ना हो। अच्छा एक बहुत टर्म इस्तेमाल की जाती है, अब हमने बहुत ज़्यादा बकरा खा लिया है, बछड़ा खा लिया है,
तो अब कोल्ड ड्रिंक के 2 गिलास पिएंगे तो हजम होना है, वरना ये हजम नहीं होना। क्या वो हजम होता है या उसे जहर बना देता है? नहीं, हजम होता है डेफिनेटली। जब आप कार्बोनेटेड ड्रिंक पीते हैं तो वो आपको हजम हो जाता है, लेकिन आप खाएं उतनी, मतलब उस कार्बोनेटेड ड्रिंक के अगर मैं आपको नुकसान गिनवाने लगूं तो वो तो फिर पूरी रात ही गुजर जाए। अगर उससे सबसे पहले आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, उस कार्बोनेटेड ड्रिंक से जो है वो आपका वेट गेन होगा, आपके जिस्म को और इतने सारे नुकसान है कि हमें 2 दिन लग जाएंगे वो नुकसान गिनवाते। उस कार्बोनेटेड ड्रिंक को सिर्फ उस गोश्त के लिए हजम करना ठीक नहीं है। गोश्त को हजम करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप खाने से पहले जो है वो 2 स्पून ऑलमोस्ट लीमू जो है वो पानी में निचोड़ लें और वो वाला आप पानी पी लें, और उसके बाद भी आप नमकीन नींबू पानी पिए, तो आप अपनी हाइड्रेशन इंप्रूव रखें। और कोशिश करें कि गोश्त को जो है वो दूसरी चीज़ों के साथ मिक्स करके खाएं। जैसे मतलब सिर्फ बोटियां खाने का ये नहीं कि आपने सिर्फ मीट खाना है, वेजिटेबल्स को साथ प्रेफर करें, साथ दालों को प्रेफर करें, उसके साथ बैलेंस करके खाएं, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको कोई मसला नहीं होगा। और साथ ज़्यादा सारा सैलड खाएं। अच्छा, गैस्ट्रोएंटेरिटिस के ऊपर कहते हैं ज़्यादा प्रेग्नेंट ख़वातीन और बुज़ुर्ग हमारे ज़्यादा शिकार हो जाते हैं, जो ज़्यादा जिनका कम मेटाबॉलिज्म का हार्ड होता है। तो क्या ये गोश्त की मिकदार के ऊपर जो प्रेग्नेंट ख़वातीन उनको आप मशवरा के देंगी? क्योंकि वैसे तो अब हमारे गोश्त खोर बहुत कम लोग हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को शौक़ होता है, जैसे आपने खुद बताया, मैं शौकीन रखती हूँ, लेकिन मतलब मैं भी हूँ, लेकिन इसमें ये होता है कि अमूमन वो टेस्ट नहीं आ रहा होता ताज़ा गोश्त का। वैसे ही फीमेल से खाया बहुत कम मिकदार में जाता है, ऑलरेडी उनका जो है वो मैदा छोटा हुआ होता है और उनकी मोटिलिटी कम हुई होती है, गैस्ट्रिक उनको ऑलरेडी इतने प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, वो बेचारियाँ जितना खाती हैं उनको खाने थे। ऑलरेडी प्रेग्नेंट लेडीज़ जो है वो कम खा रही होती है, लेकिन उन्होंने हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आप जिस तरीके से गोश्त को पका रहे हैं, जिस तरीके से आप ला रहे हैं। और दूसरा, प्लीज़ प्रेग्नेंट लेडीज़ से मेरी रिक्वेस्ट है कि बोतलें ना पिएं, ऊपर से कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ना पिएं, उनका जो आयरन कैल्शियम वो मज़ीद कम होगा और उनको इस चीज़ का नुकसान होगा। और बुज़ुर्ग जो है उनको एसिडिटी का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा होता है, तो वो भी अगर खाना चाहें तो कुकिंग मेथड का ख्याल रखें। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला जो बिलाल है ना, वो ये है कुकिंग मेथड्स का। अभी आप किसी भी मॉल में जाएंगे ना ग्रोसरी करने, एक स्पेसिफिक सेक्शन है जहाँ सिर्फ प्रोसेस मसाले हैं इस टाइम पे। फलाना मसाला, दम का कीमा, फलाना बिरयानी मसाला। और हमारी ग्रोसरी जो होगी ना अभी मोस्टली हमारी आवाम की, उन्होंने जाके उस पोर्शन में वो वाले मसाले लेने हैं। ईद की तैयारी में उन्होंने मसाले इकट्ठे करने हैं। हम जिन कुकिंग मेथड से बड़े हुए हैं, हमारी मदर्स ने कभी भी किसी किस्म का कोई आर्टिफिशियल, हम भी बिरयानियाँ खाते थे, हम भी पुलाव खाते थे, अब हर चीज़ का एक स्पेसिफिक मसाला बन गया है। जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है ना, वो वाला मसाला है जिसमें डिफरेंट किस्म के MCGs यूज़ किए जाते हैं, और जो आप खाएंगे आपको बार बार प्यास लगेगी, और वो आपके बच्चों की हड्डियों के लिए, बच्चों की नशोनुमा के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। तो कोशिश करें कि जो भी पकाएं उसको आप अपने घर के मसालों में कुक करें, तो फिर उसका नुकसान सबसे एक आखिरी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या शोरवे वाले सालन बनाए जाएं या खुश्क बनाए जाएं? एज अ डाइटिशियन हमारी राय कि वो जो खुश्क हैं वो कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए ज़्यादा ख़तरनाक हैं, या लिक्विड फॉर्म में यानी कि शोरवे फॉर्म में अगर बनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नुकसान दे रहेगा? हमारे यहाँ मसला सबसे बड़ा बिलाल ये है कि हमारी आवाम को तरी खाने का बहुत ज़्यादा शौक है ना। एग्जैक्टली जब होटल्स में भी आप ब्रेकफास्ट करने जाते हैं वो ऊपर से फ़ैट डाल के देते हैं। तो सबसे मेजर जो मेरी आवाम से रिक्वेस्ट है वो ये कि जो मटन और बीफ है, बड़ा गोश्त और छोटा गोश्त, इसमें अल्लाह ताला की तरफ से जो चर्बी की मिकदार है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसमें आपको किसी किस्म का कोई भी एडिशनल घी डालने की ज़रूरत नहीं है। आपने कुकिंग मेथड, आपने भूनना है, आप उसको उसका ही एक चर्बी का टुकड़ा डालें, उसी में भूनें। आपने शोरबा भी बनाना है तो आप उसके नेचुरल ऑयल में कुकिंग करें। हमने आज तक अपने घर में जो है वो पकाया है ना, तो मैं, मेरे बच्चे, हमने कभी भी कुर्बानी के गोश्त में एडिशनल ऑयल या घी का इस्तेमाल नहीं किया, और कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं होता। तो अगर आप कोई एडिशनल ऑयल इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर आपके लिए शोरबा या ड्राई, आप जैसे भी खाना चाहें, आपके लिए बहुत अच्छा है। वैसे अगर आप कुकिंग मेथड के हिसाब से पूछ रहे हैं तो बेक्ड मीट, जो बेक किया हुआ गोश्त होता है वो सबसे अच्छा है। उसमें स्टीम किया हुआ, जैसे हम नमकीन गोश्त बनाते हैं, हमारी मदर्स भी बनाती हैं, आपने खाया होगा, तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप शोरबा या यखनी बनाना चाह रहे हैं, शोरबे वाला भी एडिशनल ऑयल ना डालें, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। नुकसानदेह जो चीज़ें हैं वो इटसेल्फ, ईद का गोश्त बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है, उसको आपने कितनी मिकदार में यूज़ करना है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। सेकंड, आपका कुकिंग मेथड क्या है,
थर्ड, आपने प्रोसेस्ड मसालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। प्लीज़ अपनी कुकिंग को जो है वो उसका मोहताज ना करें। अपने बच्चों को नेचुरल कुकिंग की आदत डालें। गोश्त में हल्की सी जो स्मेल होती है, अपने बच्चों को अडेप्ट करवाएं वो सारी चीज़ें कि ये नेचुरल है। अक्सर लोग होते हैं ना, मेरा बच्चा तो इसकी स्मेल से नहीं खाता, हमारे घर वाले नहीं खाते। आप उसको अच्छे तरीके से कुक करें। ऑलमोस्ट अगर हम 20 से 25 मिनट गोश्त को भून लेते हैं तो उसकी स्मेल चली जाती है। और उन मसालों की बजाय अगर आप लहसुन, अदरक, टमाटर, घर के मसाले, सूखा धनिया, ज़ीरा उनमें डाल के भी भूनते हैं तो उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो नुकसान हमें देता है ऑयल, गंदा वाला, बाहर के मसाले, और आप कितनी मिकदार में खा रहे हैं ये। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अफसा मौजूद थी। मुझे दो फ़ायदे हो गए इनसे इंटरव्यू करने का। एक तो हमें बेहतरीन शेफ़ के तजर्बे जो हैं वो भी सुनने को मिले हैं, और साथ माहिर ग़िज़ाइयत। देखें, ये होता है फ़ायदा कि माहिर ग़िज़ाइयत होने के साथ साथ आपने वो जो तजर्बात हैं, वो जो मशवरे हैं वो भी दिए कि बेहतरीन कुकिंग कैसे करनी। ये ख़वातीन का एक हुस्न है और उनका एक फ़ायदा है जो कि आप मेरे प्रोग्राम के ज़रिए भी आप तक पहुँचा कि आपने कुकिंग करनी कैसे है और कैसे इसको आगे तक पहुँचा सकते हैं। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाज़िर होते हैं। नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हम बात करें ईद उल अज़हा के हवाले से कि ईद उल अज़हा के ऊपर बहुत सारा गैस्ट्रो और दीगर अमराज जो ख़ासतौर पे ओवर ईटिंग के हवाले से पेशेंट जो आ जाते हैं, और गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। हीट वेव एक तरफ है, जबकि इसके साथ मौसमी तब्दीलियों के जो गोश्त और ओवर ईटिंग, शायद साल के अंदर ये बहुत सारा ऐसे मामला होंगे अस्पतालों के अंदर। एक बड़ी मैं तो ये अपने तौर पे कहूँगा, लेकिन माहिरीन इसके ऊपर बेहतर बताएंगे, एक पेंडेमिक की सूरत हाल हम इख्तियार करवा देते हैं। अस्पतालों के अंदर ओवर एग्जैजरेट हो जाता है काम, और वज़न हॉस्पिटल्स के ऊपर कैपेसिटी हो जाती है। यहाँ डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। हमारे साथ प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आमिर शौकत साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। प्रोफेसर साहब, कितनी कैपेसिटी होती है और कैसे हॉस्पिटल के अंदर इंतजाम होते हैं, क्योंकि अलाइड 1, 2 और दीगर टीचिंग हॉस्पिटल जो है वो आपके ज़ेरे साया चल रहे होते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच कि आपने मौका दिया कि इसके बारे में हम आवाम को आगाह कर सकें। जैसे कि आपको जानते हैं कि प्रायोरिटी जो है ना वो तो हर मौसम के लिहाज से तब्दील होती रहती है, और हम लोग भी इस बात को समझते हैं कि फ्लैगशिप हॉस्पिटल और इदारा होने के नाते हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम पहले से तैयारी कर लें कि इस मौसम में किस किस्म के पेशेंट्स के साथ हमें ज़्यादा जो है वो जो है ना वो डील करना पड़ेगा। हीट स्ट्रोक आपको पता है इस वक्त रैम्पेंट है, इस वक्त हमारे पास हीट स्ट्रोक के बेशुमार पेशेंट्स आते हैं। गैस्ट्रोएंटराइटिस वैसे ही अनफॉर्चुनेटली जो है ना इस मौसम में बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारे पास जो मेजॉरिटी पेशेंट्स आते हैं वो मैदे और जिगर के अमराज के साथ आते हैं, और उसमें डिहाइड्रेशन और पानी की कमी, उसके असरात के साथ तो पेशेंट्स पहले ही इमरजेंसी में लोड बहुत ज़्यादा है। आप लोग भी ज़ाहिर है हॉस्पिटल्स का दौरा करते रहते हैं, आपने वार्डों की भी सूरत हाल देखी है, इमरजेंसी की भी सूरत हाल देखी है, तो आप जानती हैं कि इमरजेंसी इज़ ओवरलोडेड विद पेशेंट्स। उसमें पेशेंट्स का जो है वो रश बहुत ज़्यादा है, मगर ऑब्वियसली आवाम की तवक्को है और हम लोगों ने इस सिलसिले में पूरी तैयारी अपनी की हुई है। अद्वियात जितनी बेस्ट पॉसिबल हो सकती हैं वो तो अवेलेबल हैं, मगर हम ये चाहते हैं कि आपके तवज्जुह से एक पैगाम दिया जाए, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी पब्लिक की भी तो है ना, मीडिया की भी है, हमारी भी है, कि प्रिवेंशन इज़ ऑब्वियसली बेटर दैन क्योर। अगर हम एहतियात कर सकें तो एहतियात करने के साथ अगर हॉस्पिटल में ना दाखिल होना पड़े तो ये हर लिहाज से बेहतर है। अब इसका मतलब ये, अगर अब पानी का इतनी देर से हमें पता है कि भाई पानी का एक मसला है हमारे मुल्क के अंदर, और साफ़ पानी जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए, और मेरा ख्याल है फ़र्क पड़ा भी है। ये नहीं आप कह सकते, हर बंदे को इस बात का एहसास है कि वो जो है ना जब पानी पीता है तो पहले इसका वो ध्यान करता है कि पानी ये फ़िल्टर्ड है कि नहीं है, उबला हुआ है कि नहीं है। और इसलिए जो है ना मेरा ख़्याल में कि ओवर द ईयर्स मैंने देखा है कि गो के हमारे पे प्रेशर तो है, मगर फिर भी लोग के अंदर अवेयरनेस जो है ना अब है सही इसके बारे में। इसी तरह जो हम लोग बाबर लोगों को कहते हैं कि आप बाहर जाके जब खाना खाते हैं रेस्टोरेंट से और कहीं और जगह से खाना खाते हैं तो कोशिश करें कि जो रॉ अनकुक्ड फूड होती है, यानी कि जो सही माने में हीट ना हुई हो, पकी ना हुई हो खुराक, और जो चटनी और सैलड्स होते हैं उनकी तसल्ली कर लें कि साफ़ सुथरी ये बनी हो। और इस तरह की चीज़ें खाने के साथ बिला वजह बीमार क्यों होते हैं, क्योंकि ये तो 100% जो है वो एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ और डिसऑर्डर है। अब इसका जो है ना वो मामला ईद के दिनों में ज़ाहिर एक्सपेक्टेशन जो है हमारी है कि वो लोड बढ़ जाएगा, मगर हॉस्पिटल्स तो कभी बंद नहीं हो सकते, ना जनरल वार्ड्स बंद हो सकते हैं, डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी होते हैं, दवाइयाँ हमारी मौजूद हैं, मगर ये वाला है कि बेसिकली इट्स अ मैटर ऑफ प्रिवेंशन एंड एजुकेटिंग पीपल कि आप अपना ध्यान करें, गोश्त ज़रूर खाएं, वो तो सुन्नत भी है और इतना अच्छा मौका भी है, हमारा मजहबी त्यौहार भी है,
मगर किसी चीज़ को ना एक लिमिट में रख के करें, उसको लिमिट्स को क्रॉस ना करें। उसके हेल्थ हैजर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं और बिला वजह जो है ना अपनी ईद ख़राब हॉस्पिटल्स के अंदर ना करें, घर पे अपनी ईद को एंजॉय करें। प्रोफेसर, मेरा अगला सवाल इससे रिलेटेड था, आप बता रहे थे, अच्छा गोश्त खाना बिल्कुल सही है, यहाँ बहुत सारे डॉक्टर माहिरीन भी ये कहते हैं कि आप खाएं, बिल्कुल जैसे आपने भी कहा सुन्नत है और खाना भी चाहिए और बांट भी देना चाहिए, जैसे हमें दीन ने कहा है, सारा फ्रिजों में नहीं रख लेना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ये होता है कि खाते हुए ये नहीं अंदाज़ा किया जाता कि ये कुक, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों की दावतें होती हैं, आज मैं पकाता हूँ, जैसे आपने कहा अनकुक्ड होता है, आज बारबेक्यू मैं करता हूँ। अच्छा वो हम शायद चिकन के तर्ज के ऊपर जो मटन है उसकी भी सीखें लगा लेते हैं और वहाँ कबाब, टिक्का बोटी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर मसाला जात का इस्तेमाल किया जाता है और अपनी तरफ से ये सोचा जाता है ये कुक्ड है। क्या इस आपको समझता है ये ज़्यादा वजह है कि ज़्यादा इस वजह से चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारी नई तर्ज की डिशें बनाने की कोशिश की जाती है और कोशिश ये की जाती है मेहमानों को मेहमान नवाजी की जाए, वो एक तर्ज है हमारे शहर का और मुल्क का, लेकिन उसके आफ्टर शॉक्स और आफ्टर इफेक्ट ज़्यादा आ जाते हैं। बात तो आप सही कहते हैं। देखिए ना, एक जो है, एक है ख़ुराक की अपनी तासीर, कि वो फूड का जो इंग्रेडिएंट है वो किस तरह का है और वो फूड का बेसिक मेकअप किस तरह का है, वो तो उसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें एनर्जी भी है, इसके बेनिफिट्स भी हैं, मगर हर चीज़ का जो है ना वो ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने का नुकसान भी है। मगर एक पहलू जो है ना वो तो बहुत ज़रूरी है, जिस तरह आप उसको कुक करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। अब आप तल के इस्तेमाल करेंगे और बेइंतहा फ्राइड इस्तेमाल करेंगे। नंबर दूसरा जो है ना, आप उसको घी के अंदर बना के खाने की कोशिश करेंगे। फिर जो आप उसका आप बनाएंगे सालन, जो कि हम करते हैं, वो सालन के अंदर जो है ना वो मसाले मिर्चें बेइंतहा इस्तेमाल करेंगे। हमारा जो है ना वो, मैंने ये महसूस किया कि अनफॉर्चुनेटली जो है ना हम लोग जायके जो है ना वो मसालों में तलाश करते हैं और मतलब वो घी में और फ्राइड होकर तलाश करते हैं। हम वो फूड के जो बेसिक जायके से दूर होना शुरू हो गया। मगर एक फ़र्क तो आया ना, आपने भी देखा होना कि ओवर द ईयर्स एक नया लफ्ज़ ईजाद हो गया ग्रिल्ड फूड का। ठीक, अब ग्रिल्ड फूड का तो कोई मसला नहीं है ना। ग्रिल्ड फूड के अंदर क्या मतलब है कि इसके अंदर वो फ्राइड भी नहीं है, वो प्रॉपरली कुक्ड भी है, टेम्परेचर भी इसका है और वो ग्रिल्ड भी है। तो इसका मतलब ये वाला हुआ कि ये इस तरह की बातों के बारे में भी तो हमें जो है ना वो अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि फ्राइड फूड से ग्रिल्ड फूड हर लिहाज से बेहतर है। मगर कुछ बीमारियां भी हैं जिनके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है आपका, दिल के मर्ज़ का पहले से शिकार है, जिगर का मर्ज़ आपको पहले से लाहक है, किडनीज़ जो है ना वो आपके ख़राब हैं, शुगर जो है ना आपकी आसमान पे पहुंची हुई है और उसके अंदर होते हुए बजाय कि ये तवज्जो की जाए कि आपके साथ इन चीज़ों के जो नुकसानात बाद में आपने भुगतने हैं, एक वक्ती मज़े की खातिर जो है आप उसको जो है वो ओवरडू कर लें, तो ये भी तो आपको इसके बारे में एक एहतियात और अंदाज़ा होना चाहिए, ताकि आप अपने आप, मैंने कहा कि ये मुकम्मल तौर पे ना एक डॉक्टर्स और मीडिया की और पब्लिक की अवेयरनेस होनी चाहिए। पता तो हर बंदे को है, ये तो मैं नहीं मानता आपके उस ज़माने से हम निकल आए हैं कि किसी बंदे को ये एहसास नहीं है कि अगर डायबिटीज़ है तो उसने मीठा नहीं खाना और इसको कोलेस्ट्रॉल है तो उसको गोश्त का एहतियात करनी है। रेड मीट का भी पता है, वाइट मीट का भी पता है, फ्राइड का भी पता है, ग्रिल का भी पता है, फिर भी धक्के के साथ हम चाहते हैं कैसे किया जाए। तो ऑब्वियसली उसके इश्यूज़ तो फिर हैं, फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, प्रॉब्लम भी हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर आमिर शौकत साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रो वाइस चांसलर। बहुत ही खूबसूरत इन्होंने एक जुमला बोला जो कि नाजरीन के लिए बहुत आम है कि पता सबको है, वो एहतियात इलाज से बेहतर है। इससे भी पहले एक होता है कि हमें इस चीज़ की आगाही मौजूद है कि हमारे लिए ख़तरनाक या मुज़र सेहत हो सकता है, लेकिन अगर हम फिर भी जैसे सिगरेट की डब्बी के ऊपर बना हुआ मुंह हम सिगरेट निकाल कर दूसरी डब्बी के अंदर डालेंगे, उसका कवर बदल लें तो कवर तो बदला जा सकता है, लेकिन उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उससे नहीं बचा जा सकता। इसलिए अगर आपको पता है आपने खाना है तो आप एक मखसूस मकदार खाएँ, लेकिन उसे ग्रिल कर लें, ज़्यादा तवानाइत और ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगी एज़ कम्पेयर टू आप उससे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल और अपने दीगर अमराज की तरफ बढ़ते नज़र आएँ। और आप ये कहें जायके हैं वो सिर्फ टेस्ट ऑफ फूड नहीं है बल्कि सिर्फ मसाला जात के हैं, वो आपको बहुत सारी दीगर मसाइल के अंदर लेके जा सकता है। इसलिए बड़ी अहम थी कि माहिरीन इसके ऊपर क्या कहते हैं, ये सब आपके सामने रखा। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ीलैंड से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।